सुप्रभात बच्चों। आज का अध्याय चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे जी के द्वारा लिखित है और उनका जो जीवन परिचय है आप उसको लिख लेंगे और उनका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय जो कुछ है वो लिख लेंगे। उसके बाद में ये जो पाठ का लघु सारांश दिया हुआ है, हर पाठ के साथ में लघु सारांश होता है। जीवन परिचय के बाद में लघु सारांश उस पाठ का होता है जिस पाठ को उस लेखक के द्वारा लिखा गया और आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस पाठ में जो है ना, चार्ली चैपलिन के नाम से आप सभी परिचित हैं। वो एक एक्टर हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जिनमें उन्होंने ज़्यादातर जो कॉमेडी बनाई है, तो उनके बारे में आपको इसमें मिलेगा। इस सारांश में थोड़ा सा आप देख लेंगे। अब हम आते हैं पाठ पे। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, टाइटल का मतलब क्या हो गया इसमें कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक हिसाब से चार्ली चैपलिन है। जिस चार्ली चैपलिन के ऊपर हम हंसते हैं, हम अपने ऊपर भी पब्लिक को हंसने का कहीं ना कहीं मौका दे ही जाते हैं। इसलिए हम सब क्या है, चार्ली चैपलिन है। यानी चार्ली चैपलिन जैसा व्यक्ति तो हम सबके अंदर होता है। जैसे चार्ली चैपलिन हर फिल्म में अपने ऊपर लोगों को हंसने का मौका देता है, वैसे ही जीवन में हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनसे लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। तो हम में से प्रत्येक क्या है, एक चार्ली चैपलिन की तरह है। तो पाठ पे आइए। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। 75 वर्ष का मतलब पौन शताब्दी। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। तो केवल इतना अंश अभी ले रहे हैं। तो चार्ली चैपलिन के पाठ के बारे में लेखक ने कहा है कि यह वर्ष, यानी कौन सा वर्ष, जिस वर्ष इस पाठ को लेखक लिख रहा है, यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का न होता तो इस वर्ष का चार्ली चैपलिन से संबंध जो है ना, वो दोहरे अर्थों में है। दोहरे अर्थों में इसलिए कि एक तो यह उनकी जन्मशती का वर्ष है, यानी इस वर्ष में उनकी उम्र 100 साल हो जाती है अगर वो जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी जन्मशती यानी 100 ईयर्स ऑफ बर्थ का ईयर है, इसलिए महत्वपूर्ण है चार्ली चैपलिन के लिए। दूसरा भी एक कारण बताया गया है कि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष भी पूरे होते हैं। जिस डेट को ये लेसन लिखा जा रहा है, उस डेट को लेखक ने इतिहास उठा के देखा कि चैपलिन ने अपनी पहली फिल्म भी इसी डेट को पूरी की थी और अब से 75 साल पहले पूरी की थी। तो ये आपको लग गया ना कि दोहरा महत्व है उस वर्ष का जिस वर्ष ये पाठ लेखक के द्वारा लिखा जा रहा है। चार्ली चैपलिन के संदर्भ में दोहरा महत्व रखता है ये साल। तो कितने वर्ष हो गए, 75 वर्ष मतलब पौन शताब्दी, 3/4 सेंचुरी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है। यानी अब से 75 साल पहले जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी मेकिंग अ लिविंग, उस समय वो कितने वर्ष के होंगे, इस हिसाब से 25 साल के होंगे। वो 25 साल के थे और इस फिल्म को बने कितने साल हो गए, 75 साल हो गए। तो इस तरह से वो 75 साल से पौन शताब्दी से उनकी कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। ड्यूरिंग दिस 75 ईयर्स आप देख सकते हैं, अगर आप बाइफरकेट करके देखें तो निश्चित रूप से 5 पीढ़ियाँ इसमें कवर हो जाती हैं। एक वो पीढ़ी जो उस समय वयोवृद्ध थी, जिस समय वो फिल्म बनी सबसे बूढ़ी थी, वहाँ से शुरू करेंगे तो हम उतरते आएंगे 75 साल में। आदमी की कोई लगभग 5वीं पीढ़ी आ ही जाती है, औसतन आ ही जाती है। और ये उस समय की बात है जब शादी की जो उम्र थी वो कम हुआ करती थी, यानी बाल विवाह हुआ करते थे। तो उस हिसाब से 5 पीढ़ियाँ 75 साल में एक हिसाब से दुनिया में आ जाती थी। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। तो चार्ली चैपलिन जो है व्यक्तित्व, वो केवल किसी एक धरती का व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि उसकी जो मांग है या वह जो व्यक्ति है वो एक वैश्विक स्तर का कलाकार है। वैश्विक स्तर का इसलिए क्योंकि उसको हर देश में पसंद किया जाता है। यह नहीं कि जिस देश में उसने फिल्म बनाई केवल वहीं उसकी डिमांड होगी, वहीं उसका सम्मान होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध एक कलाकार था। तो समय, भूगोल और संस्कृति 3 चीज बताई गई हैं, पीरियड और उस ज्योग्राफिकल कंडीशन और दूसरा कल्चर। इनकी सीमाओं में वो बंध के नहीं रहा, बल्कि इनकी सीमाओं को पार करता हुआ आज वो भारत में भी आ चुका है और लाखों बच्चे उसकी फिल्मों को देख के हंस रहे हैं।
जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे, और ये बच्चे उसको जिंदगी आजीवन भूल नहीं पाएंगे। जब ये बच्चे बूढ़े भी हो जाएंगे, जो आज बच्चे हैं, वो भी भारत के वो बच्चे चार्ली को हमेशा अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। पश्चिम यानी वेस्टर्न कंट्रीज में तो बार बार उसका पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। तो घड़ी सुधारने का मतलब ये जो नीचे चित्र दिया गया है उनकी फिल्म का है, मॉडर्न टाइम्स का। तो ये उनकी एक फिल्म थी मॉडर्न टाइम्स। इसमें क्या करते हैं, वो घड़ी को सुधारते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें वो लोगों से जूते खाते हुए नज़र आते हैं। तो टेक्स्ट पे वापस आते हैं। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जिस समय ये पाठ लिखा जा रहा है मैं उसकी तब की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। आज तो घर घर में आपके पास में टेलीविज़न है, लेकिन जब विकसित राष्ट्र थे उनमें तो सब में टेलीविज़न थे, लेकिन विकासशील देशों में टेलीविज़न नहीं थे, वीडियो नहीं थे। तब जैसे जैसे टेलीविज़न का विकास हो रहा था, वीडियो का विकास हो रहा था, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग क्यों नए सिरे से उसको देखने की कोशिश कर रहा है? इसलिए क्योंकि नए दर्शकों को वह व्यक्तित्व पहली बार मिला है, वो कैरेक्टर पहली बार मिला है, इसलिए उनको तो उसमें नयापन नजर आता है। जबकि पश्चिम के देशों में क्या है, लोग उससे परिचित हैं, इसलिए नईपन वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन विकासशील देशों में जैसे जैसे टेलीविजन का विकास हुआ और पहली बार वीडियो के माध्यम से लोगों ने उसको देखा, तो लोगों ने उसकी कला को, उसके हुनर को पहचानने की कोशिश करी। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। तो बहुत सारी फिल्में आपको पता है बच्चों हिट हो जाती हैं, तो वो तो एक रील के रूप में, उस समय रील बनती थी, डिजिटल युग नहीं था, रील होती थी। इसलिए आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि वो 18 रील की फिल्म है। 18 रील का मतलब होता है 18 × 10 मिनट्स, क्योंकि एक रील जो होती है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10 मिनट का। तो 180 मिनट यानी 3 घंटे की फिल्म पूरी हो जाती थी, जो 18 रील की होती थी। तो पब्लिक पाइए, चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। अब चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस पार्ट का है वो यही है कि ऐसा क्यों कहा है लेखक ने, चैपलिन पर 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो उसका उत्तर अभी समझ लीजिए आप। चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि विकसित जो राष्ट्र हैं तो टेलीविजन का विकास हो चुका है और वीडियो का विकास हो चुका है, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनमें टेलीविजन और वीडियो का विकास होने में 50 वर्ष का समय लग जाएगा। यानी जिन लोगों ने आज तक अपने जीवन में टेलीविजन नहीं देखा, देश दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टेलीविजन के दर्शन किए ही नहीं है। और लेखक का उस समय का अनुमान था जब वो इस पाठ को लिख रहा था कि 50 साल तक टेलीविजन का विकास होता रहेगा और 50 साल बाद भी एक ऐसा वर्ग होगा समाज का जिन्हें पहली बार टेलीविजन या वीडियो देखने का अवसर मिलेगा। और 50 साल बाद जब वो उसको चैपलिन को देखेंगे तो निश्चित रूप से चैपलिन के बारे में अपनी कोई ना कोई राय जरूर देंगे। इसलिए 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ चैपलिन पर कहा जाएगा। ये वाक्य किसने कहा है? लेखक ने कहा है। तो ये उनका वीडियो वो फोटो है मॉडर्न टाइम्स का। अच्छा, अब आते हैं आप पेज संख्या 121 पर। तो उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। यानी जो फिल्में चैपलिन ने बनाई हैं उनमें दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमोशंस की ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि उनकी जो फिल्में हैं वो भावनाओं पर टिकी हुई फिल्में हैं, बुद्धि पर नहीं। इंटेलेक्ट नहीं थी वो, बल्कि इमोशनल फिल्में होती थी। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबॉर्ड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। यानी इन फिल्मों की जो रिक्वायरमेंट है अपने दर्शकों से वो ये है कि उसके जो दर्शक होंगे वो भी कैसे होंगे? इमोशनल होंगे। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, कितनी बड़ी तुलना करी गई है कि चैपलिन की जो फिल्में हैं वो सभी को अपना उद्देश्य सर्व करती हैं। कैसे करती हैं?
पागल खाने में जो बंद पागल है, विकल मस्तिष्क वाला व्यक्ति है, जब वो चैपलिन को देखता है तो वो एंजॉय करता है। और अल्बर्ट अल्वा आइंस्टाइन जैसा जब महान मेधावान व्यक्ति है, जब वो देखता है उनकी फिल्मों को तो वो भी उसको एंजॉय करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चैपलिन की फिल्में हैं वो एक पागल व्यक्ति को भी आनंदित करती हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति को भी, एक टैलेंटेड व्यक्ति को भी वो आनंदित करती हैं। तो दोनों का लेवल वहाँ पे जाके बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आइंस्टाइन भी पागल हो गया, जैसे महान ठीक हो गया। तो चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि चैपलिन से पहले जो फिल्म बनती थी वो एक वर्ग विशेष के लिए होती थी, यानी जो मजदूर और गरीब और किसान वर्ग होते थे उनके लिए फिल्में अलग बनती थी, और जो अपर क्लास होती थी उनकी फिल्में अलग होती थी। और अपर क्लास के लिए बनने वाली फिल्मों को जो निम्न वर्ग के व्यक्ति थे वो देखने का अधिकार ही नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने आकर के क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरी फिल्में सबके लिए बराबर हैं। इसलिए एक हिसाब से एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक उन्होंने व्यवस्था दी फिल्मों को। चैपलिन ने ठीक हुए हो गया, यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल करेगा। जो चाहते ही नहीं है कि ये बीच के भेदभाव मिटे उनको तो वो चैपलिन दुश्मन दिखाई देता था। इसलिए चैपलिन की फिल्मों पर बहुत ज़्यादा हमले हुए, उनकी रीलें जलाई गई और जिन टॉकीज में उसकी फिल्में लगी वो उस टॉकीज में भी क्या हुआ, तोड़फोड़ हुई है। तो यहाँ तक बच्चों आज क्योंकि टाइम मैं थोड़ा सा सीमित रखूँगा, यहाँ तक आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद।